नमस्कार दोस्तों। 27 जनवरी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको 74th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और सबसे पहले आपके सामने ग्लिम्स हैं कि कैसे सेलिब्रेट हुई यहाँ पर चीज़ें, आप इन्हें देखें। Egyptian president who came on the Republic Day. इस रिपब्लिक डे की सबसे खास बात ये है कि हमने जितने भी जो भी वेपन्स और जो भी टैंक्स का प्रदर्शन किया है वो सारे इंडिजिनस थे और इसमें इजिप्शियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये हमारे इजिप्शियन एक्सपर्ट बैठे हैं बगल में, ठीक है। मोस्टली सारी इंडियंस आर्मी थी और विमेंस का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। इन्हीं विमेंस स्पोर्ट्स को क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ गेम्स थी, बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 26 जनवरी। सो पीएम ने क्या किया है कि ये प्रोग्राम जो था ये ऑर्गेनाइज अच्छे से हो गया है, ठीक है। आज की बाकी की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक डे की परेड में जो गेस्ट आए हुए थे तो ही वॉज दी अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। सो ही वॉज दी इजिप्शियन प्रेसिडेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक। और इजिप्ट जो कंट्री है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे इजिप्शियन कंट्री है। थोड़ा सा इसका हम लोकेशन देखेंगे कि इजिप्शियन कंट्री कहाँ पे है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत, और जब आप इससे लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर ये है, दिस इज़ दी रेड सी, ठीक है, एंड दिस इज़ दी पर्शियन गल्फ, और ये है हमारा इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ से जो कैनाल जाती है दिस इज़ कॉल्ड द सुएज़ कैनाल, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सुएज़ कैनाल के साथ यहाँ पर ये जो पेनिनसुला है, ठीक है, दिस पेनिनसुला इज़ कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला, ठीक। सिनाई पेनिनसुला ये है, ये पर्शियन गल्फ है। और उसके बाद आपको थोड़ी सी चीज़ें और पता होनी चाहिए। दिस इज़ योर पर्शियन गल्फ, दिस इज़ द गल्फ ऑफ ओमान। ओमान गल्फ क्यों कहा, क्योंकि ये ओमान है यहाँ पर इसलिए। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ठीक। उसके बाद ये गल्फ ऑफ एडन है। एडन क्यों कहा, क्योंकि ये यमन का एक यहाँ पर शहर है जिसका नाम क्या है, एडन। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये एडन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, गल्फ ऑफ एडन, ओके। एंड उसके बाद ये है रेड सी और ये गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर है ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए, ओके। तो इजिप्ट, और उसके बाद क्या हुआ कि जब इजिप्शियन प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले कि जो इजिप्शियन आर्मी थी उसने पार्टिसिपेट किया है किस में, इंडिया के रिपब्लिक डे के परेड में। और उसके बाद जस्ट आज की ही न्यूज़ है कि यहाँ पर इनका जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, तो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहाँ पर इंडिया के कई सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जगह दी गई है ताकि वहाँ पर अपनी कंपनियाँ सेट कर सकें। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पर कि हम रिपब्लिक
डे परेड को क्यों मनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे को मनाते क्यों हैं, 26 जनवरी में ही क्यों मनाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि 1929 में लॉर्ड इरविन थे, वो क्या थे, वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और उन्होंने एक ब्रिटिश पॉलिसी को ग्रांट किया, किसकी, डोमिनियन स्टेटस की। उसके बाद जब हमारा आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस लाहौर सेशन में किसको, पूर्ण स्वराज को, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को। यानी कि वो ये कह रहे थे क्या, कि हम पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, ठीक है। और जिसके उपलक्ष्य में जो ये चीज़ पूर्ण स्वराज डे मनाया गया, इसी के उपलक्ष्य में पूर्ण स्वराज डे मनाया गया। और वो जो पहला पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हर साल, ठीक, हर साल पूर्ण स्वराज डे का जो दिन है वो मनाया जाता रहा, ठीक। उसके बाद जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा संविधान था, वो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बना के तैयार कर दिया गया था। पर अब ये हो रहा था कि अब इस संविधान को लॉन्च किस दिन किया जाए। आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ का हम लॉन्च करते हैं तो कोई अच्छी डेट पे करते हैं। तब याद आया क्या कि हमने कुछ समय पहले 1929-1930 के करीब हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया था, कब, 26 जनवरी 1930 में। इसीलिए 26 जनवरी की जो डेट है उसको चुना गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया। जबकि हमारा जो संविधान है वो बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि श्रीलिखी सेज द जो नाइजीरिया है, इट इज़ द सेकेंड रिचेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द 54th अफ्रीकन कॉन्टिनेंट could become the model for the साउथ साउथ कॉपरेशन ऑन द मिलेट्स। आपको पता है क्या कि अगर ऐसे जनरली बात किया जाए तो सबसे पहले मिलेट से हमें पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की कैटेगरी में रखा है। मिलेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए जो नाइजीरिया है वो कंट्री आई है, जो कि सेकेंड रिचेस्ट और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है 54 अफ्रीकन नेशन में। आपको पता होना चाहिए कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 54, जिसमें से जो नाइजर है वो क्या है, सेकेंड रिचेस्ट और द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप या तो आप बोल दें क्या, साउथ साउथ कॉपरेशन बोल दें आप, या इसी को आप चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो, ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ। एक होता है क्या, ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किस में आती हैं, ग्लोबल साउथ में आती हैं। तो ये हमने थोड़ी सी बात यहाँ पर समझी, ठीक। अब सबसे पहले हम नाइजर का मॉडल देखेंगे कि नाइजर है कहाँ पर एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर दिस, ठीक है, ये यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हेयर, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, नाइजीरिया। देखिए ये आपको क्या मिल गया यहाँ पर, ये नाइजीरिया आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये नाइजीरिया यहाँ पर मिल गया। और अगर इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात किया जाए तो ये है यहाँ पर नाइजर है, ये यहाँ पर चाद है, ये कैमरून है, ठीक। फिर उसके बाद टोगो, फिर उसके बाद ये बर्किना फासो, घाना, ठीक है, और यहाँ पर ग्विनिया गबन, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो मेन यहाँ पर जो है देखा जाए कि ये नाइजीरिया, पहली चीज़ तो ये इससे शेयर कर रहा है बाउंड्री, फिर ये चैड से शेयर कर रहा है बाउंड्री, कैमरून से शेयर कर रहा है बाउंड्री, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें यहाँ से पता नहीं चाहिए। और ये नाइजीरिया के जस्ट बगल में क्या है, गल्फ ऑफ नाइजीरिया, तो ये भी आपको चीज़ें यहाँ से पता रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। देखिए मिलेट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने क्यों 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा। देखिए आपको पता होना चाहिए क्या कि हमारे जो किसान हैं या
स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं किसमें, राइस में और वीट में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राइस है ये बहुत ज़्यादा वाटर को क्या करती है, कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, जैसे ये हमारा एक रफ मानचित्र में ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा आप इसको आप समझ लें। तो जैसे यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है और बाकी जो नदी आ रही है, हिमालयन रिवर्स आ रही है, तो पहले क्या होता था कि यूपी का जो एरिया है और बिहार का एरिया, सिर्फ इसी जगह का चावल की खेती होती थी। बट अब क्योंकि समर सेवल्स हैं, ठीक है, और सोलर पैनल्स हैं, तो कई सारे हमारे पास माध्यम है पानी निकालने के। तो अब इस हरियाणा और पंजाब के एरिया में भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पानी ग्राउंड वाटर से निकाल के और क्या कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल क्या है, नीचे जा रहा है, तो जो कि अच्छा नहीं है। मिलेट्स की खासियत ये होती है कि मिलेट्स को क्या है, मिलेट्स को अगर आप बहुत कम पानी देंगे, ठीक है, और ज़्यादा उसको चीज़ें भी नहीं चाहिए, उसमें भी ग्रो कर जाएगा और बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट भी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर और करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बताया कि UNGA ने 2023 को क्या किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कह दिया। ठीक, और इंडिया ने क्या किया, प्रपोजल किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अप्रूव्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन 2008। इंडिया ने भी क्या किया था, इंडिया के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2018 में क्या कर दिया था, इसको चीज़ को अप्रूव कर दिया था। ठीक है, अब ये कर क्यों रहे हैं, पहले पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है क्या कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एमएसपी पे डिपेंडेंट है। एमएसपी के चक्कर में राइस और वीट को सिर्फ ग्रो करते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिलेट्स को ग्रो करना पड़ेगा और अपने फार्मर्स को प्रमोट करना पड़ेगा कि वो मिलेट्स को ग्रो करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मिलेट्स है क्या, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी और बात करें अगर, तो मिलेट्स क्या है कि कलेक्टिव टर्म रेफरिंग टू द नंबर ऑफ द स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस। ये क्या है, स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस हैं। ठीक है, in that are cultivated as the grain crops primarily in the marginal lands in the dry area and the temperate। यानी कि बहुत ज़्यादा इसको पानी आने नहीं चाहिए, मार्जिनल यानी कि जो ड्राई एरिया है वहाँ पर भी ये हो जाएगा। इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये ऊपर है, जैसे मैं यहाँ बना दूँ कि ये अगर ये इक्वेटर है तो ये हमारा क्या हो गया, ये कैंसर हो गया, और ये हो गया क्या, कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक, तो ये जो एरिया है इसी को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल। और उसके बियॉन्ड जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये होता है हमारा सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कुछ कॉमन अवेलेबल इंडिया में मिलेट्स की बात करें तो जैसे रागी हो गई, ये भी क्या है, मिलेट है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सामा हो गया और वर्चा, तो ये सब क्या है, ये मिलेट्स हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दीज ग्रेन्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या क्या था, वो मिलेट्स का इस्तेमाल करते थे, ग्रो करते थे। ठीक, इट इज़ ग्रोन अबाउट द 131 कंट्रीज ट्रेडिशनल फूड है, और 60 करोड़ लोग हैं जो कि एशिया अफ्रीका में इसको खाते हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का इन द वर्ल्ड। ठीक है, 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ द एशियाज प्रोडक्शन। यानी कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का 20% और एशिया का 80% जो है वो मिलेट्स का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि मिलेट्स हम ग्रो कर क्यों रहे हैं, क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या चीज़ अच्छी हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा काम नहीं करना है इसमें, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, आसानी से ग्रो हो जाएगा। कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, और ये क्या है, ये एक शील्ड की तरह काम करता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में। न्यूट्रिशंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, और जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इनको ये क्या करेगा, उनको ये एड्रेस करेगा, और ये क्या है, आपको हेल्प ही करेगा। कोई इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ लिए गए हैं। देखिए, इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एमएसपी दे रही है। एमएसपी दे रही है किसके लिए, मिलेट्स के लिए। आपको पता है क्या, अभी तक ये एमएसपी में कई सारी क्रॉप्स हैं। एमएसपी के लिए क्या होता है, जिन क्रॉप में एमएसपी मिलेगी फार्मर्स उन क्रॉप को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अगर मिलेट्स पे भी हम एमएसपी दे देंगे तो फार्मर्स क्या करेंगे, मिलेट्स को भी ग्रो करेंगे, तो विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यू है कि इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ठीक है, ये 2016 का PYQ है। पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द इनिशिएटिव एम टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्टेड टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन टेक्निक इन द इंटीग्रेटेड मैनर विद द क्लस्टर्ड अप्रोच। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमें मिलेट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी उन पर ध्यान देना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा टेक्निक पे, ताकि हमारा जो मिलेट है वो अच्छा प्रोड्यूस हो, और इंटीग्रेटेड मैनर पे, यानी कि एक क्लस्टर यानी कि ग्रुप अप्रोच में इसका उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पुअर स्मॉल और द मार्जिनल जो ट्राइबल फार्मर्स हैं हैव अ लार्ज स्टेक इन दिस स्कीम। बिल्कुल सही है, जो स्कीम है ये किसके लिए है, पुअर और मार्जिनल या ट्राइबल फार्मर्स के लिए। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है, क्या, इनकरेज करना फार्मर्स ऑफ द कॉमर्शियल क्रॉप, यानी कि जो कॉमर्शियल क्रॉप के फार्मर उनको इनकरेज करना कि वो शिफ्ट कर जाएं कहाँ पर, मिलेट कल्टीवेशन के लिए, बाय ऑफरिंग देम, उनको ऑफर करना है क्या, फ्री किट्स और इरिगेशन इक्विपमेंट्स। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। यानी कि गवर्नमेंट फ्री किट्स और कोई भी इरिगेशन इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है, खासतौर से उन फार्मर्स को जो कि कॉमर्शियल क्रॉपिंग अभी कर रहे हैं और उनको शिफ्ट करना है किसमें, मिलेट्स में। तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 एंड। नेक्स्ट बात करते हैं, टैबलो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स showcase the tribal welfare through the quality education in the एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो कल के जो टैबलो निकले हैं, आपको पता है कई सारे टैबलो निकलते हैं, हर स्टेट अपनी अलग अलग झांकी निकालता है, उसको हिंदी में टैबलो को क्या बोलते हैं, टैबलो को हिंदी में झांकी बोलते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट अलग अलग अपनी झांकी निकालता है, तो उसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत क्या था, ये जो जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है, तो उसको क्या किया गया, उसको Ministry of दिखाया Tribal गया, Affairs, ठीक है। based on तो the इसके बारे theme में, Eklavya Model Residential Schools. ठीक है, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। नाउ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में अगर बात किया जाए थोड़ा सा, कि सबसे पहले ये आपको ये पता होना चाहिए, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ये क्या है, ये बेसिकली एसटी पॉपुलेशन के लिए है, जो कि पूरे देश में है। आपको पता है कि जो एसटी पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर में होती है किसी भी जगह के, ठीक है। तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जो नॉर्मल प्राथमिक विद्यालय या आंगनबाड़ी सेंटर में नहीं पहुँच पाते, तो उनके लिए स्पेशल जो स्कूल बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। और ये जिस करिकुलम को फॉलो करेंगे वो क्या होगा, CBSE का करिकुलम होगा, और ये क्या करेंगे, ये क्वालिटी एजुकेशन देंगे किसको, ट्राइबल स्टूडेंट को, ठीक है। और एम्फेसिस करेंगे किसमें, एकेडमिक एजुकेशन और ऑल अराउंड डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर जो ट्राइबल पीपल होंगे वो स्किल्ड होंगे, तभी वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे और न्यू रिसोर्सेज और अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अभी कितना है, 384 जो है फंक्शनल स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और दे आर एस्टैब्लिश्ड एट पार विद द नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय के पार में ये, यानी कि उसके बराबर जो है वो एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो स्कूल हैं एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ठीक है, ये इनकी जो गाइडलाइंस आई थी 2010 में आई थी, और दे आर सेटअप इन ईच इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि हर ट्राइबल डेवलपमेंट जो एजेंसी है उसके अंतर्गत इसको सेटअप किया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी क्या होती है, हर स्टेट में कई सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनको जैसे अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु, ठीक है, या महाराष्ट्र, तो पूरे महाराष्ट्र में, वैसे तो महाराष्ट्र डेवलप्ड है, पर कई सारे ऐसे एरिया होंगे, गांव होंगे जहां पर एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहां के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई जाती हैं, और वो थोड़ी सी ऑटोनोमस भी होती हैं, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की चलती है, पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं चलती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैविंग 50% ऑफ द एसटी पॉपुलेशन इन द एरिया, अगर किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 50% है, तो वहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया जा सकता है। अब बात करें अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैंने भी बताया कि जो भी ट्राइबल पीपल हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट हो सके, और वो अपने लिए क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद
ये सपोर्ट करेगा किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स द एजुकेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट, एजुकेशनल नीड्स, कल्चरल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कोई थोड़ा बहुत लीगल प्रोविजंस क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए क्या कि प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955 अगेंस्ट दी अनटचेबिलिटी। देखिए, अनटचेबिलिटी हमारे आर्टिकल 17 में लिखा है क्या? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी प्रकार की जो अनटचेबिलिटी है वो क्या है? प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ अनटचेबल सिविल्स और SC ST एक आपको पता होना चाहिए। SC ST एट्रॉसिटी, ठीक है, एट्रॉसिटीज़ एक्ट ऑफ 1989, तो ये भी आपको यहाँ से ये पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोविजन एक्ट ऑफ द 1989। ओके, नीचे लिखा भी था, मैंने देखा नहीं। तो ये SC ST जो एक्ट है, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट ऑफ 1989। इसके अंतर्गत अगर कोई भी, ये बेसिकली क्या है, ये SC ST के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो उसको एड्रेस करता है। ठीक है, और आपको ये भी बताना चाहिए कि पहले जो था वो नेशनल कमीशन फॉर SC और ST था। ठीक है, फिर इसको क्या कर, इसको ब्रेक करके चेंज कर दिया गया दो कमीशन में, दैट इज़ द नेशनल कमीशन फॉर द SC एंड नेशनल कमीशन फॉर द ST। ठीक है, तो ये सिर्फ SC को ध्यान में रख के बनाया गया, ये ST को उनकी जो प्रॉब्लम्स, जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, उसको क्या करेगा? वो एड्रेस करेगा। फिर उसके बाद प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ये क्या है? आपको पता है क्या कि 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 का और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 का। ये जो है ये है हमारा पंचायत के लिए, और ये जो है ये है आपका म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद लेकिन कई क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये पंचायत के लिए, यानी कि स्टेट में जो लोकल लेवल पे होगी वो पंचायत होगी, लेकिन जो ट्राइबल एरिया होता है, ठीक है, ट्राइबल एरिया वो होता है, वहाँ पर पंचायत नहीं होती, वहाँ पर उसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पेशा। ठीक है, दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ये क्या है? पेशा। तो यानी कि जो भी ट्राइबल एरिया होगा वहाँ पर पंचायत नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगा? पेशा होगा, जो कि 1996 में आया था। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। देखिए, आपको पता है कि जो ST ट्राइब्स हैं वो मोस्टली जंगल में रहती हैं। ठीक है, तो उनके कुछ अधिकार भी होते हैं, और वो जो अधिकार हैं वो लिखे हुए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, उसमें उनके अधिकार लिखे हैं किसके? ST ST बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके भी। ठीक है, तो वो कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी अधिकार होते हैं किसके? SC ST, सॉरी नॉट SC ST, ओनली ST पॉपुलेशन के। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये आपको पता रहना चाहिए। एंड और कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं? ट्राइफेड। ठीक है, तो ये ट्राइफेड इनकी ऑर्गेनाइजेशन, ये पता रहना चाहिए। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल स्कूल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। डेवलपमेंट ऑफ द PVTG क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री वंदन योजना एंड द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया क्या कि जो भी ट्राइबल एरिया है, ठीक है, तो जो ट्राइबल एरिया है वो कहाँ होता है? जैसे हमारा पूरा भारत है, तो उस पूरे भारत में क्या है? उस पूरे हमारे भारत में कई सारे ऐसे एरिया हैं स्टेट्स के अंदर जो कि ट्राइबल एरिया के अंतर्गत आते हैं। पूरा स्टेट ट्राइबल एरिया में नहीं है। जैसे आप यहाँ पर इस पिक में जो ग्रीन कलर का जो एरिया देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये ट्राइबल एरिया के अंतर्गत क्या है? आता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर गुजरात के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो गुजरात में भी क्या है? कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, यानी कि जो ST पॉपुलेशन है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल, आई मीन ST। और नॉर्मल अगर बात करेंगे तो वो SC होता है। ठीक है, तो सूरत में भी है, ठीक है, और वालसा में भी है, टांग में भी है, वडोदरा में भी है। ठीक है, तो ये कई सारे, जैसे अगर मैं आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूँ तो वारंगल, आदिलाबाद, ठीक है ना, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या है? जहाँ पर आपकी जो ST पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।